नमस्कार। इस वीडियो में हम समय की अवधारणा को समझेंगे और कैसे सिखाना है देखेंगे। एनसीईआरटी ने कुछ सुझाव दिए हैं समय और कोण के विषय में। उन्हें समय और कोण की विधि को समझना होगा। सुझाए गए विषय शिक्षकों को बताए गए हैं। जैसे हमने देखा है, बच्चों को समय के बारे में पता होना चाहिए। तीसरी कक्षा में पहुंचने से पहले अगर बच्चों को समय समझना है तो उन्हें वृत्त के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है। समय की संकल्पना के लिए हमें यह समझना होगा कि घड़ी के हाथ वृत्ताकार तरीके से चलते हैं। वो इसलिए कि अगर बच्चों को समय की संकल्पना को सीखना है और उन्हें वृत्त अच्छे से आता है तो वो उसे आसानी से समझ पाएंगे। और अगर उन्हें संकल्पनाएं मालूम हो, एक घंटा, एक दिन क्या है, एक साल क्या है, अगर उन्हें ये अच्छे से मालूम है, अगर उन्हें पता है दिन क्या है, सप्ताह क्या है, साल क्या है, अगर उन्हें ये अच्छे से पता है, तभी समय को वो अच्छे से समझ पाएंगे। अब हमारे पास डिजिटल घड़ियां होती हैं, लेकिन फिर भी एनालॉग घड़ी जिसे हम जानते हैं, वह घड़ी जिसमें छोटा कांटा और बड़ा कांटा, घंटे और मिनट का कांटा होता है, आप देखेंगे उसकी लोकप्रियता खत्म नहीं हुई है। समय की अवधारणा को समझाने के लिए शिक्षकों के पास एक रूपरेखा और दिशा निर्देश होना जरूरी है। ये हम देखते हैं। सबसे पहले बच्चों को समय की अवधि को समझना चाहिए। 10 सेकंड क्या है, 2 मिनट क्या है, 35 सेकंड क्या हैं, 2 घंटे क्या हैं, 4 घंटे क्या है, समय की अवधि क्या है, ये उन्हें अनुभव करना होगा। सिर्फ उसके बाद वो समझ पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चों को समय की अवधि पता होनी चाहिए समय को जानने के लिए। कैसे करते हैं ये देखते हैं। एक और ज़रूरी बात, रूपांतर के नियम। यानी कैसे हमने दशमलव पद्धति से 10 इकाइयों को 10 में, 10 दहाइयों को 100 के बंडल में बांधा। हमने सब कुछ 10 के गुट के रूप में किया था, है ना? लेकिन समय के लिए 10 का गुट नहीं है, इसका अलग गुट है। छात्रों को रूपांतर के इस नियम को समझना होगा और ये कि समय की संख्याओं के संचालन और संख्याओं के मूल संचालन में अंतर है। हमने वहाँ 10 के गुट बनाए थे, जबकि यहाँ 60 के गुट बनाए हैं। 60 सेकंड, 60 मिनट। ये अंतर उन्हें अच्छे से पता होना चाहिए। इस अवधारणा संकल्पना में मूर्त से अमूर्त तक पहुंचने के लिए कोई निरूपणात्मक चरण नहीं होता। ये संकल्पना सिखाने के लिए हम इस घड़ी का उपयोग करते हैं। ये घड़ी एक साधारण सी घड़ी है, हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस घड़ी की खासियत है, इसके बाहर एक वृत्त है जिसमें कुछ संख्या है। यहाँ मिनट का कांटा है और बाहर का वृत्त मिनट्स दिखाता है, 1 से 60 मिनट। अंदर का वृत्त, उसमें 24 तक हैं। ये 24 घंटे को दर्शाता है। तो 12 घंटे, 24 घंटे, घंटे और मिनट, ये सब कुछ सिखाया जा सकता है इस टीएलएम के साथ। तो सबसे पहले समय की संकल्पना कैसे सिखा सकते हैं? हम प्रश्न पूछ सकते हैं कि आप ब्रश कब करते हो? क्या ये सुबह को या रात को या दोपहर को या शाम को? आप नाश्ता कब करते हो या जिसे टिफिन कहते हैं?
क्या वो शाम को या रात को? इसी तरह हम समय को लेके प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे कि आप स्कूल कब जाते हो? आप स्कूल से वापस कब आते हो? तो इन प्रश्नों के साथ हम उन्हें सिखा रहे हैं सुबह, शाम और रात के बारे में। हम ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, इन शब्दों का मतलब सिखाते हैं। अगर हम पक्के हैं कि बच्चे को ये सब समझ में आ गया है और वो सही उत्तर दे रहा है, तब जब आप सुबह स्कूल जाते हो, तो कितने बजे स्कूल जाते हो? इसी तरह आगे बढ़ते हुए उन्हें प्रश्न पूछ सकते हैं। जब वो समय की संकल्पना को सीख जाएं, तब हम समय की ओर बढ़ेंगे। हम स्कूल 9 बजे जाते हैं। हमें हमारा भोजन कब मिलता है? ये 12:30 को मिलेगा। स्कूल कितने बजे खत्म होता है और आप घर कब जाते हो? ये शाम को 4:30 बजे है, तब हमारा स्कूल खत्म होता है। रात को खाना कितने बजे खाते हैं? आप कितने बजे खाना खाते हैं? शायद 8 बजे। तो इस तरह अगर बच्चे हमारे इन प्रश्नों का उत्तर दें, तो तब आप स्कूल के लिए कब रवाना होंगे? ये क्या आप घड़ी में दिखा सकते हैं? अभी तक हमने उन्हें घंटे और मिनटों के बारे में नहीं बताया, अभी तक नहीं बताया। लेकिन उन्हें समय के बारे में कितना पता है, ये हमें पता लगाना है। क्योंकि बच्चों को समय के बारे में शायद कुछ पता होगा, क्योंकि उनके घर में एक घड़ी है, माता-पिता बताते होंगे कि 7 बज चुके हैं, बाहर मत जाओ, अब अंदर आओ। ये खेलने का समय नहीं है, ये अब खाना खाने का समय है और फिर आपको सोना है, अभी आप खेलने नहीं जा सकते। ये उन्होंने बोला होगा, 7 से पहले आ जाओ। जब वो ऐसा बोलते हैं, तो हमें पता लगाना होगा कि उन्हें समय की कितनी समझ है, ठीक है? जब हमें ये पता चल जाए, तब हम उन्हें पूछ सकते हैं कि आप स्कूल कितने बजे जाते हो? वो दिखाएँगे 9:30 और अगर वो इस तरह से दिखाते हैं, तो बहुत अच्छा। कुछ बच्चे ये दिखा नहीं पाएँगे, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? उन्हें दिनचर्या बताओ। तो हम उन्हें दिनचर्या कैसे बताएँगे? एक कहानी बताकर। तो मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ। एक दिन में मैं क्या-क्या करता हूँ और कब करता हूँ, ये कहानी कुछ ऐसी है। मेरे पास एक घड़ी है और यहाँ एक वर्गाकार लाइन पुस्तक है। मैं इस वर्गाकार पुस्तक में सब कुछ लिख देता हूँ। मैं लिखता रहूँगा। सबसे पहले मैं कितने बजे उठता हूँ? सुबह। मैं सुबह के 6 बजे उठता हूँ। सुबह 6 बजे उठता हूँ। तो ये 6 बजे, ये मैं घड़ी में कैसे दिखाऊँगा? ये हम देखते हैं। 6 बजे मतलब इस कांटे को यहाँ होना चाहिए, छोटे कांटे को 6 पे होना चाहिए और बड़े कांटे को 12 पे होना चाहिए। तो ये 6 बजे हैं। 6 बजकर 0 मिनट। ये ज़रूरी है। ये हमें कैसे मिला? ये एक कहानी के ज़रिए बताते हैं। 6 बजे मैं उठा और फिर मैंने क्या किया? मैं दिखाता हूँ। मैं लगभग 30 मिनट में तैयार हुआ, तो 6:30 बजे मैं चलने के लिए गया। मैं समय के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि समय कैसे देखना है, अभी तक नहीं। ये कहानी के ज़रिए ही बताते हैं। मैं चलने के लिए गया लगभग 1 घंटे के लिए, 6:30 से 7:30 तक। तो ये 1 घंटे की चाल हो गई। तो 7:30 बजे मैं घर वापस आया। 7:30 बजे से 8 बजे तक आधे घंटे में मैं तैयार हुआ। तो ये 8 बजे हैं।
मैं तैयार हो गया 8 बजे और मैंने नाश्ता भी किया और उसके बाद तकरीबन 1 घंटे के लिए मैंने अखबार पढ़ी। तो अब इसका निरीक्षण करें। जब भी मैं 1 घंटा लेता हूँ, तो बड़ा काँटा एक पूरा वृत्त घूमता है। एक पूर्ण वृत्त 12 से 1, 2, 3, 4 फिर से 12। ये पूरा वृत्त घूमता है। ये छोटा काँटा एक संख्या से दूसरी संख्या की तरफ बढ़ता है। 6 बजे मैं उठा, 7:30 से मैं चला और अब 9 बज चुके हैं। ये छोटा काँटा एक संख्या से दूसरी संख्या की ओर बढ़ता है, लेकिन बड़ा काँटा एक पूर्ण वृत्त घूमता है। छोटा काँटा एक संख्या आगे बढ़ता है। 6 से 7 और फिर 7 से 8। बड़ा काँटा एक पूर्ण वृत्त घूमता है, वापस 12 की तरफ जाता है, या वो उसी संख्या पर आता है जहां वो पहले था। इसको 1 घंटा कहते हैं। तो 8 बजे मैंने क्या किया? मैंने पढ़ना चालू किया। 8 से 9 बजे तक मैंने अखबार पढ़ी, टीवी देखा, ये सब काम किए। 9 बजे मैं स्कूल की ओर रवाना हुआ। मैं 9:30 बजे स्कूल पहुंच गया। तो 9 के बाद 30 मिनट में इसे यहां लिखते हैं। 9:30 मैं स्कूल पहुंच गया। स्कूल में मैं एक कक्षा में गया, एक पीरियड के लिए, और फिर 2 पीरियड्स। जब 12:30 बजते हैं, 12:30 बजे हम क्या करते हैं? 12:30 बजे हम खाना खाते हैं। हमें बच्चों को खाना देना होता है। 12:30 बजे खाने का समय है, तो मैं खाना खाता हूँ। मैं खाने के लिए कितना समय लेता हूँ? मैं लगभग 30 मिनट लेता हूँ। 30 मिनट यहाँ से यहाँ तक। तो अब कितने बजे हैं? अब 1 बजे हैं। 1 बजे तक मैं खाना खत्म करता हूँ और फिर मैं दोबारा कक्षा में जाता हूँ 2 बजे तक, और फिर अगला पीरियड 3 बजे तक, और फिर 4 बजे। 4 बजे के बाद 4:30 बजे। 4:30 बजे का जो समय है, 4:30 बजे स्कूल की छुट्टी हो जाती है और फिर मैं घर जाता हूँ और मुझे 30 मिनट घर पहुँचने में लगते हैं, और अब 5 बजे हैं। 5 बजे मैं घर पहुँचा और 5 बजे के बाद मैं थोड़ा विश्राम करता हूँ और कुछ समाचार देखता हूँ, तकरीबन 1 घंटे के लिए, और फिर 8 बजे मैं अपना खाना खाता हूँ। 5 बजने के बाद फिर 6 और 7 बड़ा कांटा एक पूर्ण वृत्त घूमता है, और अब हम 8 बजे पर हैं और अब रात के 8 बज चुके हैं। तो रात के 8 बजे मैं खाना खा लेता हूँ। तो मेरे रात के खाने का समय 8 बजे है, और फिर 1 घंटे के लिए मैं समाचार देखता हूँ। अब 9 बज चुके हैं, और फिर 9:30 बजे, 9 और 30 मिनट, तो रात को 9:30 बजे मैं सोने के लिए चले जाता हूँ। जब मैं सोने के लिए जाता हूँ, तो रात के समय कभी-कभी मुझे प्यास लगती है। मैं उठकर देखता हूँ कि कितने बजे हैं। तब समय था तब समय था 12:30।
तो जब मैं रात को उठा तो 12:30 बज चुके थे। ठीक है, तो मैंने पानी पिया और फिर से सो गया। उसके बाद मैं सुबह 6 बजे फिर से उठ गया। सुबह के 6 बजे। अब हम अगले दिन की दिनचर्या के बारे में बात कर रहे हैं। मैं फिर से शुरू करता हूँ। तो हमने समय को कैसे देखा? आइए हम इसे देखते हैं। पहले मैं सुबह 6 बजे उठा। ये सुबह है। अब इसे याद रखना होगा। मैं सुबह उठा और फिर 6:30 बजे तक हर मिनट जब ये बड़ा कांटा बढ़ता है आगे, तो 1 मिनट आगे बढ़ता है। ये 5 है, ये 10 है। देखिए, ये यहाँ लिखा हुआ है, 1 5 मिनट के बराबर है। उसके बाद 6, 7 ये सब लिखा हुआ है। 7, 8, 9, 10 ये 10 मिनट है। इसी तरह 11, 12, 13, 15 ये 30 तक जाता है। तो अब बच्चों को यहाँ ध्यानपूर्वक निरीक्षण करना होगा। बड़ा कांटा जब बड़ा कांटा आगे बढ़ता है, तो छोटा कांटा भी आगे बढ़ता है, लेकिन वो थोड़ा आहिस्ता आगे बढ़ता है। जब बड़ा कांटा 7 पे पहुंच जाता है, तो 12 से पहले छोटा कांटा 7 से थोड़ा पीछे है। 12 पर पहुंचने के बाद छोटा कांटा 7 पर पहुंच जाता है। उसके बाद बड़ा कांटा आगे बढ़ता रहता है और छोटा कांटा आहिस्ता से आगे बढ़ता है। जब घड़ी आगे बढ़ती रहती है, तो बड़ा कांटा जल्दी से आगे बढ़ता है, छोटा कांटा आहिस्ता से आगे बढ़ता है। ये सारी चीज़ें बच्चों को पता होनी चाहिए। तो अब हम ये देखते हैं कि दिन भर में क्या हुआ। मैं सुबह 6 बजे उठा, 6:30 बजे मैं तैयार हुआ और 7:30 बजे तक मैं चलने के लिए गया और 8 बजे नाश्ता कर लिया। ये सब सुबह को किया और फिर मैंने समाचार देखे और 9:30 बजे मैं स्कूल चला गया। 12:30 बजे यानी दोपहर को, यानी 12 बजे के बाद दोपहर होती है। 12:30 ये खाने का समय है। खाना खाने का समय है दोपहर को। सुबह सुबह क्या हुआ? सूरज उगता है और वातावरण ठंडा होता है, लेकिन दोपहर को बहुत गर्मी हो जाती है, तो हम उसे दोपहर की धूप कहते हैं। उसे हम दोपहर बोलते हैं। तो दोपहर को खाना खाते हैं। उसके बाद जब मैं घर पहुंचता हूं, तब 5 बजे होते हैं, तो वो शाम होती है। शाम को फिर से अच्छी धूप होती है और फिर सूर्यास्त हो जाता है, सूरज डूब जाता है और फिर अंधेरा होना चालू हो जाता है। सुबह के 6 बजे सूरज उगता है और अंधेरा दूर होता है, लेकिन अब शाम को सूरज ढल जाता है, तो बहुत अंधेरा हो जाता है। इसलिए इसे रात कहते हैं। इस तरह हम समय और समय सीमा को जोड़ सकते हैं। किस समय पर? समय है 6 बजे, लेकिन ये सुबह है। शाम के 5 बजे, सुबह के 8 बजे हमने नाश्ता किया, रात के 8 बजे मैंने खाना खाया। तो इस तरह मैंने अपनी दिनचर्या को लिखा कि मैंने कब क्या किया और इस तरह से घड़ी आगे बढ़ी और मैंने यहाँ लिखा। मैंने अपनी कृतियों के लिए कितना समय लिया। तो इससे हम 2 बातें बच्चों को सिखा सकते हैं। एक कि मैंने
किस समय अपनी दिनचर्या का विशिष्ट काम किया, और दूसरा कि ये काम करने के लिए मुझे कितना समय लगा, कितने मिनट और कितने घंटे मैंने लिए। तो जब मैं ऐसी कहानी बताता हूँ, तो बच्चे हमारी गतिविधि से कृति और समय का संबंध समझ सकते हैं, उन्हें समझ आएगी। अब यही चीज मैंने सुबह क्या किया? 8 बजे मैंने नाश्ता किया। रात के 8 बजे मैंने खाना खाया। वो रात का खाना था। अब अगर मैं घड़ी देखता हूं तो 8 बज चुके थे। घड़ी 8 बजे दिखाती है, सुबह भी और रात को भी। 8 बजे जब मैं ये कहता हूं, तो क्या मुझे हमेशा सुबह के 8 या रात के 8 कहना चाहिए? क्या मैं सिर्फ 8 बजे नहीं कह सकता? क्या ये समझ में नहीं आएगा? ये मुश्किल है। हमें गतिविधि के आधार पर समय को समझना होगा। 8 बजे मैंने नाश्ता किया। नाश्ता सुबह को होता है। 8 बजे मैंने खाना खाया। इसका मतलब ये दोपहर को नहीं हो सकता। 8 बजे, ठीक है? दोपहर 12, साढ़े 12, 1, 2 ये भोजन का समय है। तो 8 बजे को हमने खाना खाया, तो ये रात को होगा। ये एक अनुमान है। ये अनुमान लगाने की दुविधा दूर होनी चाहिए। क्या ये संभव है? यहाँ हम क्या कर सकते हैं? सुबह को एएम होता है, यानी जब आप घड़ी को देखते हैं, यहाँ 8 बजे हैं। ये पूरा भाग एएम है और ये पूरा भाग पीएम है। ये इतना आसान नहीं है, लेकिन हम उन्हें सुझाव दे सकते हैं जिससे उन्हें पता चल जाए। सुबह हम काफ़ी कार्य करते हैं, हम ये सारी चीज़ें करते हैं, और दोपहर को 12 बजे जब ये छोटा कांटा ऐसे घूमता है और जब 12 पर पहुंचता है, तब दोपहर होती है। वहां से पीएम शुरू होता है। दोपहर 12 बजे के आगे पीएम शुरू होता है। दोपहर का समय पीएम के रूप में बताया जाता है। तो इसे यहाँ लिख देते हैं। दोपहर पीएम होती है, सुबह एएम होता है। देखिए, सुबह 6:30 बजे मैं चलने के लिए गया, एएम। 8 बजे मैंने नाश्ता किया, एएम। दोपहर 12 बजे ये एएम बदल जाता है पीएम में। 12 बजे के बाद हम पीएम कहते हैं। तो दोपहर को कितने बजे पीएम कहते हैं और कितने बजे तक पीएम कहते हैं, ये एक महत्वपूर्ण बात है। और अब शाम भी पीएम है और रात भी पीएम है और दोपहर भी पीएम। तो अब रात के 12 बजे को देखते हैं। 11 बजे कितने मिनट के बाद? 11 के 59 मिनट बाद। तब भी उसे हम पीएम ही कहते हैं, लेकिन 12 बजे हम उसे एएम कहते हैं। तो फिर मैं सुबह 6 बजे उठता हूं, तो ये एएम है। 6 बजे सुबह एएम है और बीच में दोपहर पीएम है। 12 बजे के बाद रात के 12 बजे तक, मध्य रात्रि तक। यानी यहां देखें, ये दोपहर के 12 बजे हैं। ये 12 फिर रात को भी बजते हैं, उसे हम मध्य रात्रि कहते हैं। तो दिन के पहर हम सुबह कहते हैं, और फिर दोपहर, शाम और रात, और फिर मध्य रात्रि, और फिर से सुबह। इस 12 बजने के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं? दोपहर के और रात के। ये 12 बहुत महत्वपूर्ण है। ये घड़ी को देखिए, इसमें खासियत ये है कि ये इस तरफ बढ़ती रहती है। घंटे का कांटा
छोटा कांटा, इसे घंटे का कांटा कहते हैं, ये बढ़ता रहता है। जब ये धीमी गति से चलता है, एक से दूसरी संख्या तक, 1 घंटे में 1 बार। मिनट कांटा एक पूरा वृत्त घूमता है और इसे 1 घंटा कहते हैं। और मिनट का कांटा बहुत जल्दी चलता है, पर घंटे का कांटा बहुत धीमे से चलता है। तो ये है जो धीमे से चलता है। जब मिनट का घंटा एक पूरा वृत्त लेता है, तो छोटा कांटा एक संख्या आगे बढ़ता है। ये छोटा कांटा जब ये एक वृत्त घूमता है, एक बार 9 की तरफ, फिर दोबारा 9 की तरफ। अब ये 9 पे है, जब ये दूसरी बार 9 पे आता है, तो हम इसे दिन कहते हैं। तो अगर ये एक बार घूमता है, हमें पता है ये क्या है। अब यहाँ लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4। तो जब ये एक वृत्त घूमता है, जब ये पूरे 2 वृत्त घूमता है, 24 घंटे। तो एक दिन के लिए 24 घंटे होने चाहिए। तो 1 घंटे में कितने मिनट होंगे? आइए इसे देखते हैं। ये छोटा कांटा 9 पे है और 9 से अगर 10 तक आना है तो लंबे कांटे को एक पूरा चक्कर लगाना होगा 12 से 12 तक। तो छोटा कांटा 9 से 10 तक घूमता है और छोटा कांटा 9 से 10 तक चला गया। छोटा कांटा 9 से 10 तक और लंबे कांटे ने एक पूरा चक्कर ले लिया। और ये मिनट बाहर के वृत्त में लिखे जाते हैं। बाहर के वृत्त में मिनट्स हैं, तो ये 60 मिनट दिखाता है। तो इसका मतलब 60 मिनट के लिए 60 मिनट मतलब 1 घंटा। तो 1 मिनट क्या हुआ? हमें क्या मापना होगा 1 मिनट के लिए? 1 मिनट को मापने के लिए क्या इकाई है? हम इसे सेकंड कहते हैं। 1 मिनट, 1 यहाँ है, 2 यहाँ है और यहाँ से 3 मिनट और यहाँ से 4 मिनट और फिर 5 मिनट। हर मिनट के लिए 1 सेकंड का कांटा होता है और 1 मिनट के लिए उसे एक पूरा चक्कर काटना होता है। तो जब 60 सेकंड होते हैं, तो ये 1 मिनट कहलाता है। तो जब हम स्कूल में या कक्षा में बच्चों को ये बताते हैं, आप सब 15 सेकंड के लिए शांत रहें, तब उन्हें पता चलेगा 15 सेकंड कितने होते हैं। उन्हें इस बात का पता चलेगा, जो भी 2 मिनट के लिए बात नहीं करेगा, उसे पुरस्कार मिलेगा और जो भी बात करेगा, उसे दंड मिलेगा। ये किया जा सकता है, इस तरह की गतिविधि, तो बच्चों को 2 मिनट के अंतराल का पता चलेगा। केवल ये जानने के लिए कि क्या वे समय की अवधारणा को समझ पाए हैं, हम बच्चों से कहेंगे, सब जाकर खेलो। अब समय है 4:10। खेल कर आने के बाद क्या समय होगा? आपको ये बताना है कि आपने कितनी देर खेला। तो क्या बच्चों को ये समझ आ गया है 5, 10, 15, 20, 25, 30? इस संकल्पना से क्या वे परिचित हुए? क्या वो ये कह सकते हैं, उन्होंने कितनी देर खेला? कितने समय तक खेला? उन्होंने कितना समय लगाया? क्या वो ये समझ गए हैं? और इस घड़ी का उपयोग ये अवधारणा को समझाने में लगा सकते हैं। अब और जब हमने ये लिखा, तो सुबह को एएम, दोपहर को पीएम और रात को भी पीएम लिखा। इस तरीके से लिखने को, इसे कैसे लिखेंगे? हम इसे देखते हैं। ये लिखने का तरीका कैसे काम करता है? हम इसे 12 घंटे लिखते हैं। 12 घंटे के तरीके से लिखने में हम यहाँ क्या करते हैं? 2 बिंदु लगाते हैं। घंटे के बाद, घंटे और मिनट के बीच हम 2 बिंदु लगाते हैं। हम घंटों और मिनटों को 2 अलग भाग में विभाजित करते हैं
और उन दोनों भागों के बीच ये 2 बिंदु लगाते हैं। तो इसे कोलन कहते हैं। ये घंटों और मिनटों को अलग दिखाएगा। दशमलव पद्धति में हमने ये बिंदु का उपयोग किया है, लेकिन यहाँ हम 2 बिंदुओं का उपयोग कर रहे हैं घंटे और मिनट को अलग करने के लिए। हम इसे कोलन कहते हैं। हम इसे अपूर्ण विराम कहते हैं। अब हमने घड़ी में देखा है, इसमें संख्याएं होती हैं 13, 14, 15, 24 तक। एक दिन के लिए छोटा कांटा, उसे घड़ी में कुल 2 बार घूमना होता है। जब हमने यहाँ लिखा 8 दिन में 2 बार बज सकते हैं। एक सुबह को 8 बजे, ये शाम को भी हो सकता है। तो इस दुविधा को दूर करने के लिए हमने यहाँ क्या लिखा, 8 AM और 8 PM ये लिखा। इसी तरह हमने अलग-अलग किया दोनों 8 को। इसके अलावा 12 घंटे के अलावा ये सब लिखने की एक अलग पद्धति है, 24 घंटे की पद्धति। आइए देखते हैं इसे कैसे लिखें। तो हम 24 घंटे यहाँ लिखते हैं। तो हम समय को 24 घंटे की पद्धति से कैसे दिखाएंगे? तो अब इस पद्धति से हम AM PM का उपयोग किए बगैर दिखाते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे लिखते हैं। अब सुबह के 6 बजे हम लिखेंगे 0600। यहाँ कोलन का उपयोग नहीं करते, बीच में कोई विभाजन नहीं। 6:30 ये है 630, 6:30 घंटे। तो इस तरह से हम 6:30 घंटे कहते हैं। आइए देखें कैसे लिखते हैं और पढ़ते हैं 7:30 को। इसे इस तरह लिखते हैं 8 बजे। अब 9 बजे, 9:30, 12:30 बजे। अब ये 12:30 है, 12:30। अब जब ये 1 पर आता है, हम 1 को 12 के साथ जोड़ते हैं और ये बन जाता है 13। जब हम इसे देखते हैं तो हमें AM या PM लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ घंटे लिखते हैं। 13 घंटे। 4 बजे क्या होगा? हमें 1, 2, 3, 4 को जमा करना होगा 12 में, तो ये हो जाएगा 16, 16.5 घंटे। इसी तरह 5 बजे, इसे 17 घंटे कहते हैं। यहाँ क्या लिखा है? अगर 8 को 12 में जमा करते हैं तो बन जाता है 20 घंटे। इसी तरह 21 और 30, 21-30 बन जाएगा 9:30। यहाँ 23 घंटे 59 मिनट और आ जाते हैं 12 बजे पर। तो इसे कैसे लिखेंगे? लेकिन एक यहाँ है, इस विशिष्ट घंटे को 12 को हम क्या कहेंगे? मेरे दिन शुरू होने से पहले मेरा दिन अभी शुरू नहीं हुआ, तो हम इस विशिष्ट 12 बजे को कैसे लिखेंगे? दिन अभी शुरू नहीं हुआ, तो इसीलिए 0:30 घंटे। 00:30 घंटे। यानी मैंने अपना नया दिन अभी शुरू नहीं किया है। 1 घंटा अभी बीता नहीं है, तो इसीलिए मध्य रात्रि अभी शुरू ही हुई है। तो उस समय को हम लिखते हैं 00:30।
तब ये सुबह हो जाती है। मैं सुबह 6 बजे दोबारा उठ जाता हूँ। तो फिर ये है 1 दिन। तो इस तरह मैंने कितने घंटे बिताए? तो देखते हैं 6, 7, 8, 9, 10, 16, 18, 23, 59 और फिर 24 घंटे। जब मैं 24 घंटे बिताता हूँ, तो 1 दिन होता है। अगर 1 दिन 24 घंटे का है, 1 दिन से आज सोमवार है, मंगलवार, बुधवार ऐसे करते हुए तो यहाँ से मैं 1 सप्ताह की ओर जाता हूँ। 1 हफ्ते से मैं 1 महीने की ओर जाता हूँ। 1 महीने से मैं 1 साल की ओर जाता हूँ। तो इस तरह 1 साल से 1 दशक की ओर, तो मैं शताब्दी की ओर जा सकता हूँ। मैं कई अलग-अलग शब्दों का उपयोग कर सकता हूँ भविष्यकाल के लिए। लेकिन जब मैं समय की अवधारणा सिखाता हूँ, जब 1 दिन से 1 सप्ताह की ओर जाते हैं, हमें घड़ी को रख देना होता है। 1 दिन खत्म हो गया, अब हमें क्या करना चाहिए? घड़ी को छोड़कर आगे बढ़ें। ये क्या है? ये एक कैलेंडर है। ये सबको पता है, सब इससे परिचित हैं, सब घरों में ये उपलब्ध है। हम कैलेंडर में क्या देखते हैं? इस कैलेंडर में हर दिन देखा जाता है। मैं सुबह 6 बजे उठा इस दिन पर और अगले दिन फिर मैं 6 बजे उठा। अगले दिन 1 दिन की जो मेरी दिनचर्या थी, वो 1 दिन बन जाता है और अगले दिन ये देखें, 1 सप्ताह, ये 1 सप्ताह है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसमें 7 दिन हैं, इसे 1 सप्ताह कहते हैं। इसी तरह पूरे महीने में हमारे पास 30 या 31 दिन होते हैं। 30 या 31। यहाँ कुछ महीनों में 30 दिन और कुछ महीनों में 31 दिन और एक महीने में 28 या 29 दिन होते हैं। वो महीना एक विशेष महीना होता है, उसे फरवरी कहते हैं। 28 दिन या 29 दिन ये कब होते हैं? 29 दिन उस साल में होंगे जब उस साल को 4 से विभाजित कर सकते हैं और कुछ शेष नहीं बचता। वो साल 4 से विभाजित हो जाना चाहिए। 4 ये विभाजक है। 4 उस साल को विभाजित करने में सक्षम होना चाहिए। 20-20 4 से विभाजित होता है, तो क्या होगा? क्या कुछ शेष बचेगा? नहीं। विभाजित करने के बाद अगर कोई शेष नहीं बचता, उस साल में फरवरी महीने में 29 दिन होंगे। इसी तरह ऐसे कौन से साल हैं जब फरवरी में 29 दिन होंगे? क्या आप पता कर सकते हैं? आने वाले सालों में। इस तरह हम छात्रों को एक गतिविधि दे सकते हैं। अब 1 साल में हमारे पास 12 महीने होते हैं। यानी मेरा जन्मदिन 10 जून को आता है, तो मेरा अगला जन्मदिन कब होगा? अगर आप ये पूछें, तो मुझे 1 साल इंतज़ार करना होगा, 12 महीने रुकना होगा, मेरे जन्मदिन को दोबारा आने के लिए 1 साल। तब मैं हो जाऊँगा, अभी मैं 8 हूँ, मैं 9 साल का हो जाऊँगा, अगले साल। इस तरह से हम छात्रों को समय का एक अंदाज़ा दे सकते हैं। मिनट, मिनटों से घंटा, घंटों से दिन, दिनों से सप्ताह, सप्ताह से माह और माह से वर्ष। हर चरण के लिए हमें एक उदाहरण देना होगा। मतलब आप खाने के लिए कितना समय लेते हैं? 30 मिनट। 30 मिनट कितना होता है? 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो 30 का 60 से क्या संबंध है? ओह! आधा। क्या हम आधा घंटा कह सकते हैं? तो मैं नाश्ता करने के लिए कितना समय लेता हूँ? 15 मिनट काफ़ी हैं। 15 मिनट कितने होते हैं? 60 मिनट का कौन-सा भाग 15 मिनट होता है? हम उन्हें भिन्न के प्रश्न पूछ सकते हैं। 15 मिनट
60 का कौन सा भाग है? वो है 1/4। हम 1/4 कैसे दिखाएंगे? आप घड़ी को देखें, वृत्त की अवधारणा को समझें। ये है 1/4। मैं इसे अलग तरह से दिखा सकता हूँ। ये भी 1/4 है। देखिए, 15 मिनट। 15 मिनट 1 घंटे का 1/4 है। आइए इसे देखें। ये आधा घंटा है। ये आधा घंटा कहीं भी हो सकता है। घड़ी के हाथ सीधे होंगे। घड़ी का एक भाग आधा घंटा है। इस हिस्से को आधा घंटा कहते हैं। जब इसे गिनेंगे तो ये 30 मिनट होगा। तो इस तरह 1 घंटा, 1.5 घंटा, आधा घंटा, घंटे का 1/4, 1/4 15 मिनट होता है। उसी तरह आधा घंटा 30 मिनट होता है। 3/4 घंटे का क्या होता है? 45 मिनट। समय को पढ़ते समय आने वाली कुछ दुविधाओं के बारे में अब देखते हैं। ये 12 बजे हैं। ये 3:15 हैं। देखें, 3:15। इसे देखें, घंटे का कांटा थोड़ा सा आगे बढ़ा है मिनट के कांटे की तुलना में। मिनट का कांटा 15 पर है। ये 3:15 है। जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो 6:30 हो चुके हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि घंटे का कांटा 6 से थोड़ा आगे बढ़ चुका है। अब 9:45 हुए हैं। घंटे का कांटा 10 के करीब आ चुका है। तो अब समय को देखते हैं। ये वो गलती है जो बच्चे करते हैं। यहाँ क्या समय हुआ है? ज़्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं और ये समझते हैं कि ये 10 बज चुके हैं। ये अभी 10 नहीं बजे, यानी ये 10 के पास है, लेकिन हमें कहना चाहिए 10 बजे तब होगा जब ये कांटे यहाँ होंगे। अब इसे देखते हैं। ये 10:02 हो चुके हैं। ये 10 से पहले है, तो ये अभी 10 नहीं बजे। तो इस तरह अलग-अलग घड़ियों का समय देखा जा सकता है। हमारी रोज की जिंदगी में जब हम घड़ी देखते हैं, हम इस उदाहरण को देखते हैं। ये 5 नहीं बजे हैं। ये है 4:58। 5 बजने में भी 2 मिनट हैं। सिर्फ तब जब बड़ा कांटा यहाँ पहुँच जाए, तब छोटा कांटा भी 5 पर पहुँचता है। ये हमें बच्चों को अच्छे से सिखाना होगा। एक और ज़रूरी चीज़ देखने वाली ये है कि अंग्रेजी भाषा में जब हम समय सिखाते हैं, हम कहते हैं 4 o'clock। ओ क्लॉक महत्वपूर्ण है, यानी ये हमें बच्चों को सिखाना होगा। प्रादेशिक भाषा में हम कहते हैं 4, लेकिन अंग्रेजी में हम कहते हैं 4 o'clock। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा, और जो शब्द हमने सुबह दोपहर के लिए इस्तेमाल किए हैं, हमें अंग्रेजी शब्द क्यों जानने चाहिए? हमें ये सीखना ज़रूरी है क्योंकि, और अगर बच्चे उनका अंग्रेजी का शब्द पहले से जानते हैं, तो भविष्य में उच्च वर्गों में बच्चे गणित विषय चुनने में संकोच नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चे जिनकी पढ़ाई स्थानीय भाषा में हुई है, जिन्होंने अपनी स्थानीय भाषा में पढ़ाई की है, और वो विज्ञान और गणित विषय लेने में हिचकिचाते हैं क्योंकि उच्च कक्षाओं में जाने के बाद वो संकल्पनाएं समझते नहीं हैं। इसी तरह अंग्रेजी शब्दों का भी उपयोग किया गया है। सुबह प्रातःकाल को हम डॉन कह सकते हैं। तो प्रातःकाल के 5 बजे और फिर दोपहर, उसे हम नून कहते हैं। उसके बाद आफ्टरनून होता है।
ठीक 12 बजे नून होती है, और उसके बाद आफ्टरनून, और उसके बाद शाम यानी इवनिंग, और उसके बाद नाइट, और उसके बाद जब रात के 12 बजते हैं उसे मध्य रात्रि कहते हैं। मध्य रात्रि यानी मिडनाइट। उसके बाद फिर से प्रातःकाल होता है। सुबह लगभग 7 बजे होती है। 7 बजे के बाद सुबह होती है। उसके पहले प्रातःकाल होती है। तो हम समय की अवधारणा को सीख चुके हैं, और इस तरह मिनट, घंटे, दिन और सप्ताह आदि को समझ चुके हैं। हमने ये अवधारणा सीख ली है। जब हम कैलेंडर को देखते हैं और तय करना चाहते हैं एक महीने में कितने दिन होते हैं, ये कैसे तय करेंगे, इसके लिए हम हाथों का उपयोग करके एक गतिविधि कर सकते हैं। हम ये गतिविधि करते हैं। साल जनवरी से शुरू होता है, तो जनवरी में 31 दिन होते हैं। तो आगे है फरवरी। फरवरी में 31 से कम दिन होते हैं। ये एक विशेष महीना है। इसमें 28 या 29 दिन हो सकते हैं। मार्च में 31 होते हैं। अप्रैल में 30। जॉइंट्स और डिप्स की तरफ ध्यान दें। दिवस उसके अनुसार बदल जाएंगे। जहां पर भी हड्डी होती है उसमें 31 दिन होते हैं। अगस्त में 31 होते हैं। जॉइंट्स का मतलब है 31 दिन, और डिप्स का मतलब है 30 दिन या 31 से कम। यहाँ इस चीज पे ध्यान दें, जुलाई में 31 हैं और अगस्त में भी 31, और फिर सितंबर 30 और अक्टूबर 31। ये ऐसे ही दिसंबर तक चलता है जिसमें 31 दिन हैं। तो अब समय की अवधारणा को देखते हुए हम समय को कैसे जोड़ते हैं या समय का घटाव कैसे करते हैं दिए हुए समय से, आइए देखें। इसमें हमारे पास 12 और 24 घंटे का क्या उपयोग है, ये देखते हैं। ये हमें अंत तक समझ जाएगा। अब मैं एक टिकट काउंटर पर जाता हूँ और मैं एक टिकट खरीदता हूँ 6 बजे की राजधानी एक्सप्रेस की। कृपया मुझे एक टिकट दें। तब मैं ये सोच रहा हूँ कि शाम के 6 बजे की, लेकिन टिकट देने वाला चालक सुबह के 6 बजे की सोच रहा है। ठीक है? तो मैं जब टिकट खरीद कर घर जाता हूँ और समय देखता हूँ, उसमें 06:00 घंटे लिखा है। मैंने क्या सोचा? मुझे लगा शाम के 6 बजे, यानी 18 घंटे। मतलब जब मैंने टिकट खरीदा, मैं उसे एएम या पीएम बताना भूल गया, और 12 घंटे का या 24 घंटे का चरण इसे स्पष्ट करने के लिए मैंने उसे नहीं बताया। तो उसका परिणाम क्या है? तो इससे दुविधा हो गई। ऐसा क्यों हुआ? मैंने सोचा कुछ और मुझे मिला कुछ। जब भी हम यात्रा करते हैं, चाहे रेलवे स्टेशन हो या हवाई अड्डा, बस अड्डा, हर जगह टिकट 24 घंटे के प्रारूप में ही होगी। ये हमें देखना होगा 24 घंटे की पद्धति। इस तरह मैंने एक टिकट खरीदी 6 बजे की, 6 बजे सुबह की, लेकिन 24 घंटे की पद्धति में मुझे उसे 06:00 घंटे में लिखना होगा। ठीक है? ये ट्रेन टिकट आगरा से लखनऊ तक की है। लखनऊ ये कितने बजे पहुंचेगी? दोपहर 1:30 बजे ये लखनऊ पहुंचेगी। दोपहर 1:30 बजे। 24 घंटे के हिसाब से हम इसे कैसे लिखेंगे? 1 बजे, यानी इसे घड़ी में देखते हैं, ये 13 है, तो ये 1:30 है,
यानी 13:30 ये हमने सीखा है। पहुंचने का समय है 13:30। अब हमें क्या चाहिए? यात्रा कितनी लंबी है ये पता करना है। ये हमें पता करना है। तो हमें क्या करना चाहिए? इस संख्या से इस समय को घटा देना है। 13:30 घंटों से हमें 0600 को घटाना है। हमें घटाना आता है। हमें बड़ी संख्या ऊपर और छोटी संख्या नीचे लिखनी होगी। आइए इसे लिखते हैं। 13:30 घंटे, इसमें से अगर मैं 0600 को घटाता हूं तो मुझे अपनी यात्रा की अवधि मिल जाएगी। तो मैं क्या देख रहा हूं? 0 से 0। अब हम लिखते हैं ये नंबर क्या दिखा रहे हैं? ये मिनट हैं, सही है? 30 मिनट, 0 मिनट। आइए लिखते हैं मिनट और घंटे। अब अगर मुझे इन दोनों को घटाना है तो मुझे क्या करना चाहिए? पहले 30 में से 0 को घटाते हैं तो क्या बचता है? 30 मिनट बचते हैं। यहाँ जब हम मिनटों के स्थान को देखते हैं, इस संकल्पना में हम दशमलव का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि मिनट्स खुद ही स्थान मूल्य हैं। तो यहाँ 30 घटाओ 0 30 हुआ। अब अगर मुझे 13 से 6 घटाने हैं तो हमारे पास क्या बचा? क्या आप मुझे बता सकते हैं? 7। तो मेरी यात्रा की अवधि क्या हुई? कुल अवधि हुई 7 घंटे 30 मिनट। हम इसके बीच बिंदु देकर भी लिख सकते हैं क्योंकि हम इसे 24 घंटे के प्रारूप में नहीं लिख रहे। तो मेरे पूरे यात्रा की अवधि है 7 घंटे 30 मिनट। ये हमें समझ में आ गया। ये घटाव है। इसी प्रश्न को क्या मैं जोड़ का प्रश्न बना सकता हूं? क्या हम कर सकते हैं? आइए देखते हैं। मैंने 6 बजे शुरू किया, आगरा से लखनऊ के लिए मैंने शुरू किया और वो यात्रा को लगे 7 घंटे 30 मिनट। इतना समय लगा। तो मैं लखनऊ को कितने बजे पहुंच जाऊंगा? मैं इसे जोड़ सकता हूं। अब ये एक जोड़ की समस्या बन गई है। ये मिनट और ये घंटे हैं। हम इसे एक तालिका के रूप में भी लिख सकते हैं। हम इन दोनों को जोड़ देते हैं। 0 और 30, 30 मिनट। 6 और 7 इनको जोड़ें तो मिलता है 13। तो 13 30 घंटे। 13 30 घंटे। इतने समय में मैं लखनऊ पहुंचा। और अब अगर मैं इसे 12 घंटे की पद्धति में बदल दूं तो मुझे क्या मिलेगा? 1.5 घंटे। तो ये पीएम होगा। तो इस तरह हम समय की अवधारणा को जोड़ और घटाव आसानी से कर सकते हैं। एक चीज देखने वाली यहाँ पर यह है कि जब हम जोड़ और घटाव को समय की अवधारणा से करते हैं तो हमें ये याद रखना है कि इसे 24 घंटे में तब्दील कर दें। अब यहाँ इस प्रश्न में, इस घटाव के प्रश्न में एक और बहुत रोमांचक चीज है जिसे हम देख सकते हैं। आइए देखते हैं ये क्या है। अब ये विशिष्ट ट्रेन अगर ये 1 बजे पहुंच जाए तब क्या? ये दोपहर को 1:30 बजे नहीं पहुंचती, ये 1 बजे पहुंचती है। ये मिनट हैं और ये घंटे। यहाँ कुछ रेखाएं खींचते हैं। एक और रेखा यहाँ। अगर ये 1 बजे पहुंचती है तो वो ट्रेन
6:30 बजे शुरू होती है, 6:30 बजे सुबह ये वहाँ से शुरू होती है और 1 बजे पहुँचती है। तो अब मैंने कुल कितने घंटे यात्रा की, ये हम कैसे देखेंगे? मुझे 0 को 30 से घटाना होगा। तो घटाओ के संकल्पना में हमने देखा है कि पुनर्संगठित करके घटाओ। पुनर्संगठित करने का नियम यहाँ भी लागू होता है, लेकिन पुनर्संगठित करने का नियम यहाँ पर पहले से अलग है। भिन्नों का इस्तेमाल यहाँ नहीं करेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे? 13 में से मैं 1 घंटे को मिनट्स में ले जाता हूँ, क्योंकि मैं घटा नहीं सकता 0 से 30 मिनट। तो मैं लेता हूँ 13 में से 1 घंटा, तो बन जाता है 12। तो इस तरफ हमें क्या मिलता है? 1 घंटे में हमें मिलता है 60 मिनट। तो मुझे मिलते हैं यहाँ पर 60 मिनट। तो अब मुझे 60 में से 30 को घटाना है। तो मुझे क्या मिलता है? 30 मिनट। अगर मैं 12 से 6 को निकालता हूँ, तो मुझे 6 मिलता है। तो मेरे यात्रा की कुल अवधि हो गई 6 घंटे 30 मिनट। तो ये है मेरे यात्रा की अवधि। अगर ट्रेन 1 बजे पहुंचती है तो, और 6:30 बजे शुरू हुई तो उन दोनों में जो अंतर है वो है यात्रा की अवधि, 6 घंटे 30 मिनट। तो इस तरह हम पुनर्व्यवस्थित करने को दिखा सकते हैं। घटाने में पुनर्व्यवस्थित करना इसे कहते हैं, और इसे ऐसे दिखा सकते हैं। तो अब समय हम सिर्फ घड़ी में नहीं, लेकिन जो हाथ में घड़ी है उस पर भी देखते हैं, है ना? इस आधुनिक युग में घड़ी ने कई अलग-अलग रूप ले लिए हैं। उसके कई आकार हैं। हमारे पास फिटनेस घड़ी है, स्मार्ट घड़ी, ऐसी बहुत सारी घड़ियां हैं हमारे पास। इसकी वजह से कभी-कभी छात्रों को बहुत उलझन हो सकती है। हमने जो सीखा वो कुछ है और जो देखा वो कुछ और है, ऐसा हो सकता है। कभी-कभी हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, वहाँ पर भी वो 24 घंटे वाली घड़ी इस्तेमाल करते हैं। वो बड़ी घड़ियाँ, वो भी इसी तरह 24 घंटे दिखाती हैं। तो ये बच्चों को सिखाना होगा। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो अलग-अलग प्रकार की घड़ियाँ देखेंगे। हमें उन्हें ये बात कक्षा में ही अच्छे से पढ़ानी चाहिए। अब तक हमने सीखा कि छात्रों को समय के बारे में कैसे पढ़ाया जाता है, घड़ी को कैसे दिखा सकते हैं, कैलेंडर को कैसे दिखा सकते हैं, और समय, दिन, सप्ताह, महीना और वर्ष, उनके बीच क्या संबंध है, हम 12 और 24 घंटे के नियम को कैसे देख सकते हैं, ये सब चीज़ें हमने उन्हें सिखाई हैं। हमने उन्हें समय को घटाना और जोड़ना ये भी सिखाया है इस वीडियो में। हमें विश्वास है कि आप इस ज्ञान को बच्चों को प्रदान करेंगे कक्षा में। धन्यवाद।